आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने शोध के चरण या सोपान को। तो इसमें क्या है, हम किस पर बात करेंगे, शोध के जो चरण हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि शोध क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, शोधकर्ता किसी समस्या को लेकर तर्क के आधार पर क्या है, अपने विचारों को रखता है ना। तो अगर वो शोध कर रहा है तो सबसे पहले कौन कौन से उसे जो चरण हैं वो पार करने होंगे, कैसे एक वैज्ञानिक शोध आगे बढ़ती है, तो उसका जो माध्यम है, कैसे एक वैज्ञानिक शोध को हम आगे ले जाएं, तो उसका जो माध्यम क्या है वो है शोध के चरण। इसके माध्यम से क्या है, शोध को कार्य किया जाता है। तो अगर देखिए, विद्वानों ने ऐसे तो कई भेद बताए हैं कि शोध के जो चरण होते हैं वो किसी ने 9 बताए हैं, किसी ने 10 बताए हैं, पर जो मूलतः सर्वसम्मत है वो 8 चरण बताए गए हैं। हालांकि यहाँ पर आपका 9वां चरण भी देखने को मिलता है, शोध रिपोर्ट लेखन। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए कितने चरण हैं, तो क्या करेंगे आप, 8 चरणों पर ही निशान लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चरण हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई शोध करी जा रही है तो उसके लिए पहला चरण क्या है, हमें कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, कि एक समस्या होनी चाहिए। जब हमारे पास समस्या ही नहीं होगी तो हम कार्य किस पर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक शोध समस्या का चयन करना है। और शोध समस्या का चयन भी कैसा करना है, जिसपे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिसके बारे में हमें पता हो। दूसरा क्या, उसकी समाज में प्रासंगिकता हो, यानी कि समाज में उस चीज की मांग हो कि हाँ इसका समाधान निकल के आए। तो ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, शोध समस्या का शीर्षक होना चाहिए। अब हम बात करें अपने दूसरे चरण की, तो क्या है इसमें साहित्य समीक्षा। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले चरण में क्या अपनी शोध समस्या को चुन लिया, ठीक है। अब हमें क्या है, अपनी समस्या को जब उसको चुना है तो उससे संबंधित में हम जानकारी भी तो इकट्ठा करेंगे, अवलोकन भी तो करेंगे। तो जब उनका अवलोकन करेंगे तो क्या हम एक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू को प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो ये चरण किस पर आधारित है, लिटरेचर रिव्यू पर आधारित है। दूसरा क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो शोध है वो कल्पना और जिज्ञासा पर ही आधारित है। जब तक हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी, हमारे अंदर काल्पनिक चिंतन शक्ति नहीं होगी, तो हम शोधकार कर ही नहीं सकते, है ना। जब हम अपनी कल्पना बनाते हैं तो हम सोचते हैं ऐसे कार्य करेंगे, वैसे कार्य करेंगे, फिर अंत में जाकर क्या है, मेथोडोलॉजी के अनुसार कार्य करते हैं और फिर अपनी परिकल्पना का परीक्षण निरीक्षण करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आपकी परिकल्पना, तो हमारी जो परिकल्पना है वो कितनी सत्य है या कितनी अनुचित रही, उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा तीसरा चरण हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले चरण की। तो इसमें क्या है, शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प का विकास। तो इसके अंतर्गत हम क्या चीज़ देखते हैं, इसमें क्या है कि जब हमने चलो परिकल्पना बना ली, तो हम क्या करेंगे, अपना शोध का प्रारूप भी तैयार करेंगे। क्या है, शोध का प्रारूप तैयार करेंगे। और जो हम जो शोध कार्य करने की जो डिज़ाइन है उसका क्या है, यहाँ पर हम विकास करेंगे, यानी कि उसके अनुसार अपने आगे कार्य को बढ़ाएंगे। 5वां जो हमारा चरण है वो न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन। अब न्यायादर्श और प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपल्स यानी कि तथ्यों को एकत्रित करना। अब हमने समस्या ले ली है, उसका लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, यानी कि अध्ययन कर लिया है चीज़ों का, और परिकल्पनाओं पर भी कार्य हो, निरीक्षण परीक्षण कर लिया है। उसके बाद हमने अपनी रूपरेखा बना ली है। तो हमारा दूसरा कार्य क्या रहता है कि अब हम क्या तथ्यों को एकत्रित करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन करना। दूसरा क्या है हमारा, शोध प्रस्ताव लेखन, यानी छठा चरण जो हमारा है वो रिसर्च प्रपोजल है। तो इसमें हम क्या है, अपने हमने जो रूपरेखा तैयार की है तो उसका तर्कसंगत या कह लें वैज्ञानिक तरीके से जो होती है वो लिखा जाता है ना। तो ये हमारा हो गया शोध प्रस्ताव लेखन। उसके बाद क्या है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। 8वां क्या आएगा, प्रदत्तों का संस्करण और विश्लेषण, यानी कि जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं। पहला तो 7वां चरण तो हमारा ये है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, तथ्यों को इकट्ठा करना। ठीक, अब 8वां जो चरण हमारा ये है, तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रदत्तों का संस्करण और विश्लेषण, यानी कि उन जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं तो उनमें विश्लेषण करना और सामान्यीकरण करके उन पर अध्ययन करना और अपना क्या है, उस पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत करना। और अंत में हमारा जो कार्य होता है वो क्या होता है, शोध रिपोर्ट लिखना, यानी कि जो हमने अपने शोध कार्य में कार्य किए और उससे किस मेथोडोलॉजी से और किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा, उन सबको हम क्या है, एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो चरण हैं वो हमारे पूरे शोध कार्य के क्या है, एक
वैज्ञानिक रूप से कार्य करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। इन्हीं के माध्यम पे, इन्हीं के द्वारा ही क्या है, शोधार्थी शोध कार्य करते हैं। तो ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पे क्या है, जो रिसर्च की जाती है। ठीक, अब हम इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो चरण है क्या है, शोध समस्या का चयन। जैसे मैंने बताया कि जो शोध की जो पहला चरण होता है, उसमें क्या है, हमें अपनी एक समस्या को चुनना पड़ता है, तभी क्या है, हम अपनी शोध कार्य को कर सकते हैं। तो शोध के पहले चरण में सर्वप्रथम समस्या, घटना, व्यवहार या प्रश्न का चयन किया जाता है। शोधकर्ता को विषय की प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि उसने कोई भी विषय उठा लिया, नहीं, विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज में जो उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, है ना। और जब भी कोई आपके बाद कोई शोधार्थी उस कार्य पर शोध कार्य करे तो वो उसके लिए क्या हो, उपयोगी सिद्ध हो। ठीक, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। शोध अध्ययन को समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। अब एक देखिए, दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम एक कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छी शोध करने के चक्कर में कि हमारे जैसे शोध किसी कोई कर ही ना सके, तो एक बिल्कुल न्यू सा टॉपिक ले लेते हैं जिस पर शोध किसी ने की नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो शोधार्थी होता है उसके लिए क्या है, इतना अच्छे डेटा या तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बार क्या होता है, शोध जो क्या है, अधूरी रह जाती है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें, हमें विषय वही चुनना है जिसमें उपलब्ध संसाधन यानी तथ्य और जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध हों, ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। कोई भी नया कार्य करेंगे तो वो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं होता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कार्य बीच में अटक जाए, तो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच समझ के क्या है, हमें अपने टॉपिक को चुनना है, यानी कि समस्या को चुनना है। अब चलते हैं अपनी दूसरे चरण पे, साहित्य समीक्षा। तो इसके अंतर्गत समस्या की पहचान के उपरांत शोधार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य सूचनाओं एवं पत्रिकाओं का सर्वेक्षण करे। जैसे मैंने कहा ना कि जो उसने समस्या ली है, तो सबसे पहले उनके तथ्यों, उनके साहित्यों का क्या है, अवलोकन करे, सर्वेक्षण करे, यानी कि उनको खोजे। ऐसा करने से समस्या विषय के संबंध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हमने समस्या चुन ली, ठीक है, तो अगर हमने समस्या चुन ली है तो उसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना भी तो पड़ेगा, चीज़ें ढूंढने भी तो पड़ेंगी, तभी तो हम अपना लिटरेचर रिव्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। चलते अपने अगले चरण की तरफ, परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना वस्तुतः एक तार्किक कथन, वाक्य पूर्ण विचार या पूर्व धारणा है। जैसे मैंने कहा, शोध करने से पहले जो कल्पना की जाती है कि इस प्रकार शोध होगी या ऐसे की जाएगी, ऐसा होता होगा, है ना, ये हमारी कल्पना शक्ति है। ठीक है, अब इसका बाद में हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं, कितनी हमारी परिकल्पना ठीक बैठती है, कितनी हमारी अनुचित बैठती है, उसके बारे में हम ये बाद में वो अपना प्रयास करते हैं, है ना। तो जिसे शोधकर्ता विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर पूर्ण निर्मित कर लेता है, जिसकी सत्यता की जांच वह शोध के समय करता है। जैसे मैंने बताया कि उसकी कल्पना पूर्व निर्धारित होती है, पूर्व धारणा होती है। जब वो जैसे जैसे अपने शोध के पड़ावों को पार करता जाता है, तब वो देखता है कि मैंने जो कल्पना की थी वो कितनी उचित थी और कितनी अनुचित थी। तो इसकी जांच भी कौन करता है, स्वयं शोधार्थी करता है। अगला चरण हम देखें, शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प का विकास। तो इसके अंतर्गत शोध अभिकल्प एक प्रश्न का उत्तर जानने, परिस्थिति का वर्णन करने या परिकल्पना के निरीक्षण से संबंधित होता है, जो योजना अनुसार कार्य करके संपूर्ण शोध पर नियंत्रण करता है। शोध अभिकल्प मुख्यतः किसी भी शोध कार्य से पूर्व निर्मित एक योजनाबद्ध रूपरेखा, यानी कि इसे क्या कहते हैं, शोध डिजाइन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो हम जैसे हमारी परिकल्पना का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या है, हम अपनी एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमें पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है। तो वो क्या है, हमारे शोध प्रारूप और विकल्प के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 5वें चरण की तरफ। तो इसमें आता है न्यायादर्श या प्रतिचयन, यानी कि सिलेक्टिंग सैंपल्स, यानी कि ये सैंपल्स की बात की गई है। तो इसको समझने से पहले क्या है, हम एक विद्वान की परिभाषा को देख लेते हैं। तो मिड्रेड पॉर्टेन के अनुसार समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्ति, घटना अथवा निरीक्षणों को पृथक करने की प्रक्रिया एवं पद्धति के अध्ययन के लिए संपूर्ण समूह में से किसी एक अंश का चयन करना ही न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या बात कही गई है
कि जो न्यायाधीश और प्रतिदेश का जो चयन है, इसमें क्या है, समग्र इकाइयों में से कोई एक निश्चित इकाई का चयन किया जाता है। तो सरल शब्दों में कहें, न्यायाधीश या प्रतिचयन का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब ये है कि समग्र इकाइयों में से एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, घटना या तथ्यों का निरीक्षण करना। यानी कि अगर कोई एक घटना क्षेत्र है तो उसमें वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है, ठीक है, पर लेकिन उनमें से जो प्रतिनिधि जो हैं उनका चयन कर उनके तथ्यों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्टिंग सैंपल्स कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले चरण पर, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। किसी भी शोध परियोजना को मानने या स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल। यह 3 से 7 पृष्ठों का दस्तावेज होता है जो शोधकर्ताओं द्वारा लिखा जाता है। यह दस्तावेज संपूर्ण शोध प्रक्रिया की रूपरेखा एवं विस्तृत विवरण को प्रस्तुत करता है। जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपकी जो शोध होने वाली है उसमें जो मैथोडोलॉजी है, जो प्रक्रियाओं का या विधियों का वो प्रयोग करने वाला है, वो इसके अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 7वां चरण आता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण, यानी कि इसके अंतर्गत शोधकर्ता जांच की प्रकृति, उसका क्षेत्र, उद्देश्य, वित्तीय लागत, समय, उपलब्धता इत्यादि को देखकर प्रदत्त एकत्रित करने की विधि का चयन करता है। प्राथमिक प्रदत्त सर्वेक्षण या प्रयोग के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यदि शोधकर्ता किसी प्रयोग को आयोजित करता है एवं उन प्रदत्तों का परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए, अब जब वो तथ्यों को एकत्रित कर रहा है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण से अर्थ क्या है कि समस्या संबंधी तथ्यों का एकत्रीकरण करना, है ना। तो इसमें क्या है, जब हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं 2 प्रकार से करते हैं। तो आपके पास होते हैं प्राथमिक स्रोत, तो इसमें क्या है, जो शोधकर्ता है वो स्वयं जाता है ना, स्वयं तथ्यों को एकत्रित करता है, स्वयं सर्वेक्षण करता है, अवलोकन करता है। लेकिन जो द्वितीयक जो स्रोत हैं उसमें क्या है, वो दूसरों के द्वारा जो शोध की गई है उनका सहारा लेता है ना। जैसे मैंने आगे क्लास में बताया था कि अगर हमें बिहारी पर रिसर्च करनी है तो बिहारी के अगर मूल रचनाओं को पढ़ें तो वो तो हमारी हो गई प्राथमिक शोध, मतलब मौलिक शोध, है ना। लेकिन अगर हम उनकी जो टीकाएं लिखी हैं उनके ऊपर, जो दूसरे विद्वानों ने उनकी रचना के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, उनके दोहा के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, अगर उनको हम आधार बनाएं तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक शोध के अंतर्गत, है ना। तो अब देखिए, उनको एकत्रित कर लिया, फिर इनका क्या है, इसके बाद क्या है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, यानी कि जो हमने कल्पना बनाई थी तथ्यों को लेकर, है ना, फिर उनको परीक्षण करते हैं उनका, ठीक है। तो ये प्रदत्तों के एकत्रीकरण के अंतर्गत ये सभी बातें आ जाती हैं। अब चलते हैं अपने 8वें चरण में, तो इसमें प्रदत्तों का प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। यहाँ पे क्या है कि प्रदत्त एकत्रित करने के बाद शोध प्रक्रिया के अगले चरण में प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि तथ्यों को हमने एकत्रित कर लिया, अब फिर क्या है, उनको विश्लेषित करेंगे, यानी कि उनकी विशेषता के आधार पर उनको अलग अलग कर देंगे। अब फिर हम ये देखेंगे कि उन तथ्यों में कौन कौन से तथ्यों में समानता है, ठीक है, कौन से कार्य कारण संबंध एक दूसरे से क्या है, मेल खा रहे हैं, कौन से क्या है विपरीत जा रहे हैं। तो उनका पहले विश्लेषण करेंगे, फिर उनको संश्लेषित करेंगे, है ना। अब हमने ये सब कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, 9वां चरण हमारा क्या आएगा, शोध रिपोर्ट लेखन, ठीक है। तो इन 8 चरणों को पूरा करने के बाद शोधार्थी क्या है, अपना एक शोध रिपोर्ट को लिखेगा, है ना। तो उसमें देखिए कौन कौन से बिंदु आते हैं। तो शोध का समापन होने के पश्चात शोध रिपोर्ट बनाई जाती है ना। तो शोध प्रारूप में निम्न बिंदु शामिल होते हैं। तो पहला क्या है, पहले इसमें क्या देंगे, रिपोर्ट का शीर्षक, यानी कि जो हमारी शोध समस्या है वो उसका शीर्षक आ जाएगा। दूसरी हमारी विषय सूची आएगी। इसके बाद हमारा सारांश, यानी कि उससे संबंधित जो हमने समस्या ली उससे संबंधित हमें क्या है, अपने उसका सार प्रस्तुत करना है। उसके बाद उसका हम परिचय देंगे, फिर क्रियाविधि यानी मेथोडोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद हमें जब शोध की तो हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए, ठीक। विचार विमर्श, किन किन लोगों से हम मिले, किन किन का हमने साक्षात्कार किया, किन के अनुभवों को हमने यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में। उसके बाद क्या हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे कि जो हमने समस्या उठाई है उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ता है और किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है ना। तो उनके कार्य कारणों की भी हम क्या है यहाँ पर जो है व्याख्या कर देंगे। अब व्याख्या का मतलब यही निष्कर्ष में कि आप इसमें अधिक शब्दों का यूज करें, मतलब सार के रूप में ही निष्कर्ष हमें यहाँ पे निकालना है। उसके बाद अनुशंसाएं क्या हैं,
उसके बाद इस पे किन किन संदर्भ या ग्रंथ सूचियों का प्रयोग किया गया, किन का सहारा लिया गया है, उन सब का भी यहाँ परिचय देना। परिशिष्ट जो विशेष बातें हैं उनका भी क्या है हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो जो हमारे जो शोध के जो चरण थे उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। तो सबसे पहला चरण जैसे बताया शोध समस्या का चयन, उसके बाद साहित्य समीक्षा, परिकल्पनाओं का निर्माण, शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प का विकास, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का चयन, शोध प्रस्ताव लेखन, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रदत्तों का संस्करण और विश्लेषण, शोध रिपोर्ट लेखन। तो इस क्लास में हमने शोध के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।